नमस्कार साथियों। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का जो है अपने चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। मैं राम सिंह यादव, स्टडी हिंदी विद आदेश यादव की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, कल के टॉपिक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, 17 मिनट का ही वीडियो बन पाया था। तो आज जो है उसको कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे से। तो कल बच्चा आप सभी के भेद चल रहे थे, स्वर पढ़ा रहे थे। स्वर में आपका भेद चल रहा था ओठों की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर था? ओठों की स्थिति के आधार पर था। इसमें आपको बताए जा रहे थे दो भेद थे। चलिए देख लेते हैं वो दो भेद कौन कौन से थे। फिर से ओठों की स्थिति के आधार पर आपका भेद कौन सा था? ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है, आधार। चलिए देखिए बच्चा, इसके पहले जो है ना आपको भेद बताए गए हैं, उच्चारण के आधार पर भेद आपको बताए जा चुके हैं और उसके अलावा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर बताया जा चुका है। दो भेद आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा भेद आपका किसके आधार पर है? ओठों की स्थिति के आधार पर है। ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पर आपके भेद कितने हैं स्वर के? तो बच्चा दो भेद हैं आपके स्वर के। दो भेद कौन कौन से? पहला तो आपका हो जाएगा वृत्तमुखी, पहला भेद है वृत्तमुखी और दूसरा भेद है अवृत्तमुखी। दूसरा भेद क्या हो जाएगा? अवृत्तमुखी। अब आप बच्चा जानते हैं वृत्त का अर्थ ही होता है गोला, कल मैंने बताया भी था वृत्त का अर्थ ही होता है गोला भी। और किसके आधार पर है? तो ओठों की स्थिति के आधार पर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की स्थिति कैसी होगी, गोलाकार या वृत्ताकार होगी, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? उसे जो है वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आएंगे कौन कौन से स्वर? तो बच्चा इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा उ, ओ औ। इसके अलावा आपका आगत स्वर जिसे कहा जाता है औ, आगत स्वर जिसे कहा जाता है वो आ जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? इनकी संख्या टोटल हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, अगर ये चीज अगर आपको याद है, बस एक ही चीज याद करना है कि वृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। डेफिनेशन क्या बताई गई कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की स्थिति जो है ना, ठीक है, ओठों की स्थिति क्या होती है? गोलाकार होती है या वृत्ताकार होती है, वे क्या कहलाते हैं? आपके वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अवृत्तमुखी में क्या हो जाएगा भाई? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की स्थिति जो है ना गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होती। ठीक है, सेम परिभाषा वैसे ही है, बस आपको नहीं लगा देना है। जहां पे ओठों की स्थिति जो है गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होगी, वे क्या कहलाएंगे? आपके अवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर हमको लिखना हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं शेष सभी, क्योंकि यहाँ पे दो ही भेद है और एक भेद वृत्तमुखी में अगर हमको पता है कि उ, ओ, औ और आपका आगत स्वर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो शेष सभी और स्वर बचे हुए हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। तो अवृत्तमुखी में भाई क्या आ जाएगा आप जानते हैं, देख लीजिए, हम लिख भी दे रहे हैं। आपका आ जाएगा, ई आ जाएगा और इसके अलावा आपका ए आ जाएगा। भाई संख्या कितनी? 2 2 4 2 6, 4 यहाँ आ चुके हैं, 6 4 10। एक ये आपका आगत है 11 है। अब हमने आपको बताया था री का वर्गीकरण तो अब यहाँ से होता नहीं है। री का वर्गीकरण अब यहाँ से नहीं होगा। री का वर्गीकरण सिर्फ उच्चारण के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर किया जाता है, तो वहां पे हम कर ही चुके हैं। भाई अगर यहाँ भी आप रखना चाहें तो उसको जो है इस श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि री के उच्चारण में ओठों की स्थिति जो है ना वो गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होती है बच्चा। तो अगर रखना चाहेंगे तो यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन ऐसी कोई मान्यता है नहीं। ठीक है, सर्वमान्य तथ्य यही है कि इतने आते हैं, इसका वर्गीकरण नहीं किया जाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके अगले भेद पे। तीसरा भेद हो चुका है, तो अगले भेद पे हम चलेंगे। आपका अगला भेद कौन सा है स्वर का? भाई 3 तो हो चुके हैं और आपको कम से कम 6 भेद पढ़ने हैं। स्वर के 6 भेद पढ़ने हैं आपको यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं अगला भेद कौन सा है। तो अगला भेद आपका है, चौथा भेद है अनुनासिकता के आधार पर। किसके आधार पर है? चौथा भेद आपका है अनुनासिकता के आधार पर। किसके आधार पर? अनुनासिकता। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुनासिकता के आधार पर। आधार पर किसके भेद भाई? स्वर के भेद। किसके भेद?
स्वर के भेद। ठीक है, इस प्रकार से आपकी हेडिंग बन जाएगी। तो अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता से तात्पर्य मुख और नाक के आधार पर, अनुनासिकता से तात्पर्य क्या हो जाएगा, मुख और नाक के आधार पर जो है ना, इसके द्वारा हम किन स्वरों का उच्चारण करते हैं, मुख और नाक की सहायता से, केवल मुख की सहायता से। तो उसके आधार पर जो है आपके दो भेद हैं। पहला आपका हो जाएगा बच्चा अनुनासिक, क्या हो जाएगा, अनुनासिक, या कहीं कहीं पे इसको जो है ना अननुनासिक दिया रहता है। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अनुनासिक कहा जाए या अननुनासिक कहा जाए, एक ही बात है। ठीक है, अब बल्कि दूसरा, और आपका दूसरा भेद है निरुनासिक। निरुनासिक, कहीं कहीं पे इसको भी लिखा रहता है निरुननासिक। क्या लिखा रहता है, निरुननासिक लिखा रहता है। तो उसमें बहुत जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक ही चीज पूछी जा रही है, अनुनासिक या निरुनासिक। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं भाई, जिन स्वरों के उच्चारण में, छोटी सी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख और नाक दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसे अनुनासिक या अननुनासिक स्वर कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका आएगा क्या भाई, इसके अंतर्गत आपका जो है बिंदु और चंद्र बिंदु आ जाता है। क्या आता है, बिंदु और चंद्र बिंदु आ जाता है। ठीक है, बिंदु और चंद्र बिंदु आ जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसी बिंदु को तो आप जानते हैं अनुस्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार भी कहा जाता है, इतना आप जानते रहे। प्रयोग में अ के साथ होगा, ये रहा अंग, और यहाँ पे इसका भी प्रयोग करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, ये रहा आपका, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जहां भी आएंगे इनका जो है उच्चारण किसकी सहायता से होगा, मुख और नाक दोनों की सहायता से होगा, बिंदु और चंद्र बिंदु, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले पेज पे चलते हैं, निरुनासिक या निरुननासिक। भाई जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, मतलब नाक की आवश्यकता नहीं होती है उनके उच्चारण में, या नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसे निरुनासिक या निरुननासिक स्वर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, आ से औ तक, अ से औ तक, औ तक सभी स्वर, सभी स्वर। इसके अलावा आपका जो विसर्ग है बच्चा, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण भी केवल मुख से होता है। ठीक है, अब आप जो है इसको बता सकते हैं, जो आपका भेद है अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद, भाई इसके आधार पर दो भेद होते हैं, अनुनासिक और निरुननासिक। जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से किया जाता है वो आपके अनुनासिक हैं, और जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है वो आपके निरुनासिक हैं। अनुनासिक में आएगा भी आपका बिंदु और चंद्र बिंदु। और इसके अलावा अगर आप निरुनासिक की बात करेंगे तो निरुनासिक के अंतर्गत आपका आ जाएगा आ से औ तक के, आ से औ तक सभी स्वर, और स्वरों के अलावा भी इसको भी जो है अयोगवाच स्वर कहा जाता है, विसर्ग को। ठीक है, विसर्ग भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका बच्चा जो है चौथा भेद था स्वर का, किसके आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। चलिए अब चलें अगले भेद पर। ठीक है, चलिए अब अगले भेद पर चलते हैं कि आपका अगला भेद कौन सा है। तो चार भेद तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, दो और बचे हैं भाई, चलिए देख लेते हैं वो दो और कौन कौन से हैं। 6 प्रकार से भेद हैं स्वरों के, वो दो भेद भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए इसके बाद आपका अगला भेद है भाई मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। 5वां भेद है किसके आधार पर, मुख द्वार, मुख द्वार या जिसे जो है ना मुख विवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख विवर, मुख विवर के खुलने के आधार पर, आधार पर स्वर के भेद। क्या हो जाएगा बच्चा, स्वर के भेद। ठीक है, ये है आपकी हेडिंग, 5वीं हेडिंग है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो बच्चा एक चीज बता दें, यहाँ पे मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के कुल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कुल 4 भेद होते हैं। चलिए देख लेते हैं वो चारों भेद कौन कौन से हैं आपके।
ठीक है, ये रहा, चारों भेदों के नाम आपको बता देते हैं। पहला आपका भेद जो है वो आपका है विपरीत। पहले भेद को क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। पहले भेद को विपरीत स्वर। दूसरा है आपका अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत। तीसरा भेद है बच्चा आपका समृद्ध स्वर। क्या कहा जाता है? समृद्ध स्वर, ठीक है। और चौथा भेद हो जाएगा अर्ध समृद्ध। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीजें। आप जो है इनको तैयार कर ले, कंप्लीट कर ले। आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा विपरीत स्वर है, कौन सा समृद्ध है, अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध। यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट वगैरह का एग्जाम जो भी है, वहाँ पे जो है प्रश्न यहाँ से बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं विपरीत स्वर किसे कहते हैं ना। आपका पहला भेद है विपरीत स्वर। भाई जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुल जाए, या आप अगर और परिभाषा को छोटा करना चाहते हैं तो बात स्वर के भेद की हो रही तो आप सीधा बता सकते हैं भाई मुख पूर्ण रूप से खुल जाए। भाई जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कैसा हो, भाई मुख जो है आपका पूर्ण रूप से खुल जाए, उसे क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं मुख पूरा खुल जाए, मुख पूरा खुले, पूरा खुल जाए, मुख पूरा खुल जाए तो आपका क्या हो जाएगा? वो विपरीत स्वर कहलाएगा। और आप जानते हैं किस स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है? आपका दीर्घ अ। इसके उच्चारण में दीर्घ अ के उच्चारण में आपका मुख पूरा खुल जाता है। अर्थात विपरीत स्वर के अंतर्गत आपका कौन सा स्वर आएगा? दीर्घ आ जाएगा। ठीक है बच्चा, मुख पूरा खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे विपरीत में मुख पूरा खुल रहा है, यहाँ पे लग गया है अर्ध विपरीत। क्या लगा है? अर्ध विपरीत, अर्थात मुख आधा खुले। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसकी डिफरेंस, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुले, आधा खुलेगा तो कौन से स्वर हो जाएंगे भाई? आधा खुलेगा तो आपके अर्ध विपरीत स्वर कहलाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपका आएगा क्या भाई? यहाँ पे आपका आ चुका है दीर्घ, तो हर्ष आ यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपका औ के अलावा आपका जो आगत स्वर है और वो भी यहीं पे आ जाएगा। तो बच्चा अर्ध विपरीत के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? आपका हर्ष आ जाएगा, आ जाएगा, औ आ जाएगा और आगत स्वर औ आ जाएगा। ठीक है, परिभाषा आपको बता देगी। विपरीत मुख पूरा खुले, अर्ध विपरीत स्वर मुख आधा खुले। ठीक है, ये दो भेद आपके हो गए। अब चलते हैं, तीसरा भेद है आपका समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कहते किसे हैं भाई? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है ना, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो बच्चा उन्हें जो है समृद्ध स्वर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आपका आता है ई और उ। ये चार स्वर आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप बताइएगा, समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। भाई जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ऐसा प्रतीत होता है मुख द्वार लगभग बंद है, तो वो स्वर कौन से कहलाए जाते हैं? आपके समृद्ध स्वर। या कभी कभी प्रश्न बनता है कि किन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, या किन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है। इस टाइप के भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, चाहे ये पूछ ले या ये आपसे पूछ ले कि वह कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में मुख द्वार जो है लगभग बंद रहता है, तो आपको तभी यही बताना है ई उ। अब बात एक चीज, एक स्वर जिसका हम वर्गीकरण नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं, उस स्वर का अगर वर्गीकरण करें, जो कुछ विद्वान करते हैं उसका वर्गीकरण, तो उसको इसी के अंतर्गत माना जाता है, जो आपका क्या कहा जाता है बच्चा? री कहा जाता है। री का उच्चारण भी इसी के अंतर्गत होता है, समृद्ध स्वर के अंतर्गत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अर्ध समृद्ध। यहाँ पे बच्चा आपका अर्ध समृद्ध है, गलती से अर्ध विपरीत लिखाया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्ध समृद्ध है। ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर है। भाई यहाँ पे मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो क्या यहाँ पे पूरा बंद रहेगा?
भाई अर्ध है ना, अर्ध समृद्ध है तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी भाई? मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। यहाँ पे क्या था कि मुख द्वार लगभग बंद रहता था, कहाँ? समृद्ध स्वर में। लेकिन ये अर्ध समृद्ध है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। कितना बंद रहता है? आधा बंद रहता है। मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है तो उस स्वर को क्या कहा जाएगा बच्चा? उस स्वर को अर्ध समृद्ध कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से स्वर आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई? बचा क्या है अब? आप जान रहे हैं हर्ष अ यहाँ है, दीर्घ यहाँ है, आ हो गया, ई यहाँ है, उ यहाँ है, इतने तो हो गए हैं भाई। ए बचता है और ओ औ, तो अगर ए यहाँ है, ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ है तो आपका बच्चा ओ यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा, ठीक है। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे? ए और ओ स्वर जो है आपका अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चा अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या होती है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम जो है देख लेंगे उसको कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसका आंसर वहां पे दे दिया जाएगा। नहीं तो जब अगला वीडियो हम जो है बनाएंगे तो अगले वीडियो में जो है आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हाँ, अगर वीडियो क्वालिटी या वॉइस पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप जो है बताने का कष्ट जरूर करें हमको, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, उनको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज और, अगर आप देखना चाहते हैं इस चीज को, अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा देख के जब छोड़ देंगे तो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। वीडियो आपको अगर देखना है तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें और उसमें चीजों को समझें कि वास्तव में चीजें बताई क्या गई हैं। हर चीज एकदम एक चीज जो है बड़ी बारीकी से आपको समझा रहे हैं कि भेद कितने हैं, उसकी परिभाषा आप कैसे बना सकते हैं, कितनी छोटी से छोटी, क्योंकि आपको जो है परिभाषा जल्दी पूछी नहीं जाती है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में हमेशा तथ्य पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना तो है कि क्या चीज है। तो आपको उस चीज को जानने के लिए क्या करना होगा बच्चा? तो परिभाषा एक लाइन, केवल लाइन की परिभाषा है बड़ी छोटी छोटी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आनंद जरूर आएगा कि जो भी चीजें बता रहे हैं बहुत छोटी छोटी परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी चीजें हैं। तो आप इसको जो है वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखिएगा। क्या करते हैं आप लोग थोड़ा जो है स्किप करके भगा के देखते हैं, फिर आप ना तो कुछ समझ पाते हैं, हमारी बात ही जो है पूरी नहीं सुन पाएंगे तो फिर चीजों को समझेंगे कैसे। तो वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वो चीजें पहुंच सके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब चलते हैं आपका भाई पांचवा भेद हो गया मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर। अब चलते हैं आपके स्वर के अंतिम भेद पर। इस स्वर का आपका अंतिम भेद कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं स्वर का आपका अंतिम भेद कौन सा है। चलिए, उच्चारण के आधार पे हो गया, जीवा के प्रयोग के आधार पर हो चुका है, ओठों की स्थिति के आधार पर हो चुका है, अनुनासिकता के आधार पर हो गया, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर भी हो गया। अब आपका बच्चा किसके आधार पे है? उच्चारण स्थान के आधार। बच्चा आपका छठवां भेद जो है, छठा भेद कौन सा है? उच्चारण स्थान, उच्चारण नहीं, उच्चारण स्थान के आधार पर है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। चलिए भाई, उच्चारण आधार के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर आपके स्वर के भेद देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक चार्ट के माध्यम से आपको बता देते हैं, चीजें एकदम आसान हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे तो चीजें आपको जो है एकदम याद हो जाएंगी। चलिए देख लीजिएगा, एक चार्ट बना देते हैं हम, उसी के माध्यम से सारी चीजें जो है आपका डिफाइन कर देंगे। ये रहा आपका भाई, आपको बनाने हैं 3 कॉलम बनाने हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 3 कॉलम भी क्या क्या हो जाएगा। चलिए, पहले कॉलम में बच्चा आपका हो जाएगा उच्चारण स्थान, क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उच्चारण स्थान हो जाएगा पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में हो जाएगा आपका
दूसरे कॉलम में हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर, और तीसरे कॉलम में हो जाएगा बच्चा आपका दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ठीक है, ये 3 कॉलम आपको बना लेने हैं। उसके बाद आपको जो है जो भी स्वर हैं आपके उसको लिख लेना है। भाई आपके स्वर कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्वर हैं आपके। ये रहा भाई, हम लिख देते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी कितनी बताई गई है? आप सभी जानते हैं ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है भाई? 4 बताई गई है। कौन कौन से? अ, ई, री है, उ है। ठीक है, तो री का वर्गीकरण तो भाई किया नहीं जाता है। अ, ई, उसके अलावा है री, और क्या है आपका उ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? इसका आप वर्गीकरण अगर करना चाहते भाई यहाँ से हटा के चाहे आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक क्रम से। उ यहाँ पे हम कर सकते हैं री। ठीक है, ये रहा। इसके दीर्घ रूप को यहाँ कर देते हैं भाई। यहाँ पे आपका दीर्घ अ, यहाँ पे दीर्घ ई, यहाँ पे दीर्घ उ। तो भाई री का तो जो है सिर्फ आप जानते हैं, आपको बताया भी गया है कि हिंदी भाषा में जो है ना री के सिर्फ ह्रस्व रूप का प्रयोग होता है, मतलब छोटे रूप का प्रयोग होता है, दीर्घ का नहीं। दीर्घ रूप का प्रयोग सिर्फ संस्कृत में होता है बच्चा। उसके अलावा यहाँ पे बचा है आपका ए, और यहाँ पे बचा क्या है? ओ, औ। ठीक है, इतनी चीजें हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा इस चार्ट में आपको क्या क्या चीजें अभी तक बताई जा चुकी हैं। पहला कॉलम मैंने अभी छोड़ रखा है उच्चारण स्थान का, सिर्फ मैंने ह्रस्व स्वर लिख दिए हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इन्हीं को बच्चा जो है आपका मूल स्वर भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि इन्हीं को जो है ना क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, आप चाहें तो इस चार्ट के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। और यहाँ पे जो है आपके जो ये हैं, ये स्वर जो है आपके, यही आपके संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। कौन से स्वर कहे जाते हैं बच्चा? इन्हीं को जो है ना संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। देखिए संस्कृत में तो संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत में सूत्र दिया गया है, उसी के माध्यम से इसको जो है डिफाइन किया जाता है कि भाई आ का क्या हो जाएगा? तो उच्चारण स्थान, तो आ का आपका बताया गया है बच्चा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। ठीक है, संस्कृत में सूत्र है सभी का, उसमें जो है स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। किसके माध्यम से बच्चा? सूत्र के माध्यम से बताए गए हैं। तो सूत्र के माध्यम से बताया गया है, तो वहीं से हम समझ लेते हैं। भाई हमें बात सिर्फ स्वर की करना है तो हम स्वरों की बात कर ले। क्या कहा जाता है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। मतलब ये है आ का वर्ग पूरा और ह के अलावा आपका जो विसर्ग होता है, इन सब का उच्चारण स्थान किसे माना गया है भाई? कंठ को माना गया है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये हो जाएगा। आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो कंठ हो जाएगा। इसके अलावा ई का भाई इसका भी सूत्र है ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु, अर्थात ई का चा वर्ग पूरा आपका यह के अलावा जो आपका जिसे आप कहते हैं बड़ा स, या उसे क्या कहा जाता है? उसे तालव्य स कहा जाता है, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चा? तालु होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो अर्थात ये ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ईचु यसा नाम तालु। मतलब ये है कि ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई बचा है क्या? उ बचा है ना, इसका भी सूत्र है उपमध्यमनीय नाम। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। उपु मतलब उ और आपका प वर्ग पूरा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चा? ओष्ठ, मतलब ओष्ठ हो जाता है। किससे करेंगे हम इसका उच्चारण? ओष्ठ से करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं री का। ठीक है, री की बात कर लेते हैं। भाई री का उच्चारण कैसे होता है? इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु मतलब री और ट वर्ग आपका पूरा, रसाणा मतलब र के अलावा आपका जो मूर्धन्य स होता है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहा गया है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। मतलब री का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। चलो ये तो हमारे जो है कुछ ह्रस्व स्वर थे, उनका तो कंप्लीट हो गया। यहीं से दीर्घ स्वरों का भी ये जो है 4 कंप्लीट हो गए। अब आपका बचा क्या है? आपका भी बचा है संयुक्त स्वर। तो एक बात बता दे बच्चा आपको, संयुक्त स्वर जो है ना 2 भिन्न स्वरों के योग से बने हैं।
भाई भिन्न स्वरों के योग से बने हैं जिनका उच्चारण स्थान भी योग से ही बनेगा। किससे बनेगा? योग से बनेगा। भाई आप जानते हैं अ और ई के योग से बने हैं। किसके योग से बने हैं? अ और ई के योग से बने हैं। तो आप जान रहे हैं आ का उच्चारण स्थान होता है बच्चा कंठ, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसका मतलब ये हो जाएगा ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बच्चा? तो कंठ तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। और ओ आप जानते हैं अ धन उ, यहां से ये जो है बने हुए हैं, संयुक्त स्वर हैं, यहां से बने हुए हैं। तो आ का उच्चारण स्थान फिर आपको पता है कंठ होता है, और उ का उच्चारण स्थान बच्चा क्या होता है? ओष्ठ होता है। भाई ये जब स्वर ही संयुक्त होके बने हैं, इनका उच्चारण स्थान भी कैसा होगा? संयुक्त होगा, मेल से बना होगा। तो कंठ और ओष्ठ को मिला देंगे तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान का कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। तो बच्चा इस प्रकार से जो है आपका स्वरों का वर्गीकरण जो है आपका किया जा सकता है। इसमें अगर कोई समस्या आप लोगों को नजर आए कि हाँ स्वरों के जो है डेफिनेशन में, परिभाषा में, या उसको जो है उसके वर्गीकरण में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जो है बता सकते हैं। और जो भी कुछ आपके सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। आप चाहें तो वहां कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता देंगे। तो जो भी सुधार होगा अपने वीडियो में वो सुधार कर लेंगे। इसकी क्वालिटी में कोई कमी हो भाई वो भी आप जो है वहां पे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का प्रयास करें। एक छोटी सी पहल है, आपको जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए जो है मेहनत किया जा रहा है कि भाई आप जो है पर अपनी प्रतियोगी परीक्षा जो भी है, वनडे के जो भी एग्जाम है उसमें आप जो है सफल हो जाए। उसके लिए ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से कि आपके बीच में इस तरह से YouTube के माध्यम से आके आपको चीजों को बताना, और आपके कमेंट्स भी आमंत्रित कर रहे हैं कि जो आपके सुझाव हैं, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वो आपको बताएंगे तो वो भी हम करेंगे। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया है कि इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपके जो है इस वीडियो के अंत में जो है ना जैसे समाप्त होता है तो आप उसको समाप्त करने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन जरूर खोल लिया करिए एक बार। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आपका टेलीग्राम का, ठीक है? तो उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पे बच्चा अगर चले जाएंगे तो वहां पे टेलीग्राम पे इसी नाम से मेरा चैनल है, और उस पे मैं टॉपिक वाइज क्विज डालता हूँ। उसके क्वेश्चन क्विज के माध्यम से जो है आपका वहां पे मिल जाएगा। तो आप क्विज को जब हल करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि आपने ये टॉपिक अगर पढ़ा, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे संबंधित क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपका जो है ना आपके अंदर वैसे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ा, और उसके जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व किया, उसमें से मेरा इतना परसेंट जो है सही रहा, 20, 25, 30 जितना भी सही रहा। तो उससे जो है ना आपको थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, चलो भाई ये टॉपिक मैंने पढ़ा, इससे जो है मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो थोड़ा आप प्रयास करें, चलो अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अगले टॉपिक पे जाएंगे तो उसके भी जो है टॉपिक पढ़ाने के बाद जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपका जो है वो टेस्ट वहां पे क्विज के माध्यम से डाल दूंगा, ठीक है? मेरा प्रयास रहेगा कि मैं, वैसे प्रयास तो रहता है कि जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ जैसे टॉपिक जितना जितना रोज पढ़ाता हूँ उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी डालूं, क्योंकि एक दिन में कोई टॉपिक होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है ना, एक दिन में टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है, जब 2 दिन में 3 दिन में होता है। तो जितना मैं पढ़ा लेता हूँ उतने टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन बन पाएंगे वो मैं टेलीग्राम पे आपका सेंड करता रहूंगा, ठीक है? तो आप जो है देख लीजिएगा, वीडियो को पढ़ लीजिए, और जब भी वीडियो देखिएगा बच्चा पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक समझ में चीजें नहीं आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर करने का प्रयास जरूर करें, ठीक है? आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है आपके जो भेद है स्वर तो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम चलेंगे व्यंजन की तरफ, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद कितने प्रकार से आपको बताए जाएंगे, जो भी उसके प्रकार होंगे वो सारी चर्चा हम कर लेंगे व्यंजन के भेद में। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लासेस बच्चा समाप्त करते हैं, ठीक है? आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।